निकट भविष्य में परमाणु युद्ध के कारण पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और वहां रहना लगभग असंभव हो गया है। इसी वजह से कुछ उपनिवेशवासियों को चांद पर भेजा गया ताकि वहां भविष्य की एक कॉलोनी बनाई जा सके। दुर्भाग्य से यह योजना असफल रही। अंततः उन्होंने चांद पर खनन शुरू किया ताकि अधिक से अधिक संसाधन निकाले जा सकें। खनिकों को यहाँ 20 साल तक काम करना होता है, उसके बाद वे ओमेचे नामक ग्रह पर जा सकते हैं, जो इस समय इंसानों का एकमात्र निवास स्थान है। ओमेचे की यात्रा में 75 साल लगते हैं, इसलिए यात्रियों को कोल्ड स्लीप में रखा जाता है। इंसान पिछले 50 वर्षों से चांद पर रह रहे हैं और इस दौरान कई बच्चे यहीं पैदा हुए। वे खदानों की रोजमर्रा की जिंदगी से थक चुके हैं। समय आता है वर्ष 2257 का। चांद पर एक अफवाह फैलती है कि एक अजीब वस्तु चांद से टकराई है और एक बहुत बड़ा उल्कापिंड का गड्ढा बन गया है, लेकिन किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं है। एक दिन कुछ बच्चे चुपचाप खदान के पास पहुंचते हैं। वे एक मून कार चुराकर खदान से दोबारा बाहर आकर योजना पर बहस करने लगते हैं। डायलन मून कार पर कुछ छूता है ताकि उसे चालू कर सके, लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है। सबके झगड़ने के बीच कालेब अपने हाथ में पकड़े छोटे बैग को देखता है और सोचता है कि वे ये रास्ता क्यों चुन रहे हैं। दरअसल कालेब के पिता मर चुके हैं और उसकी मां 7 साल पहले गुजर गई थी। उसका कोई और रिश्तेदार नहीं है, इसलिए उसे ओमेटिया ग्रह भेजा जाएगा, जहां उसे एक नया परिवार गोद लेगा। कोल्ड स्लीप की वजह से वह वहां पहुंचने पर भी बच्चा ही रहेगा। कालेब जाना नहीं चाहता क्योंकि उसके सारे दोस्त यहीं हैं, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। उसे बताया जाता है कि आने वाली उल्का वर्षा के 3 दिन बाद उसका प्रस्थान होगा। इससे उसे अपने पिता माइकल की याद आती है, जो उसे बेस की ऊंची सीढ़ियों से डरना नहीं सिखाते थे। दोनों साथ सीढ़ियां चढ़ते और आकाश को देखते थे। माइकल उसे तारों की कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि भले ही परिवार चला जाए, लेकिन आत्मा से हमेशा साथ रहता है। मरने से पहले माइकल की आखिरी इच्छा थी कि कालेब उस उल्कापिंड के गड्ढे को देखे। दोस्त डायलन, बॉनी और मार्कस भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कालेब जल्द जा रहा है तो वे दुखी होते हैं, लेकिन उसके पिता की आखिरी इच्छा को समझते हैं। डायलन सुझाव देता है कि वे सब मिलकर आखिरी साहसिक यात्रा पर जाएं और बेस से चुपचाप निकलकर उस उल्कापिंड के गड्ढे को देखें। वे यात्रा के लिए ज़रूरी औजार चुरा लेते हैं। तभी एक अधिकारी कालेब को बुलाकर माइकल की पुरानी चीज़ों से भरा एक छोटा बैग देता है। दोपहर के खाने में बच्चों को एहसास होता है कि बाहर निकलने के लिए उन्हें बेस का पासपोर्ट चाहिए। डायलन एडिसन के पास जाने का फैसला करता है, जो हाल ही में पृथ्वी से आई एक लड़की है और जिसे लोग अजीब समझते हैं, इसलिए उसके दोस्त नहीं हैं। उसका पिता विज्ञान दल में है, इसलिए वह पासपोर्ट दिला सकती है। शुरुआत में डायलन की झिझक से एडिसन परेशान होकर चली जाती है, लेकिन डायलन पीछा करके अपनी असली मंशा बताता है। एडिसन भी रोमांच चाहती है और लड़कों की दोस्ती से ईर्ष्या करती है, इसलिए वह मदद करने और साथ जाने को मान जाती है। वर्तमान में लौटते हुए कालेब मून कार से एक तार निकाल देता है और बेस की नाकाबंदी की घोषणा से पहले अलार्म बंद हो जाता है। बच्चे कार में बैठ जाते हैं। डायलन ड्राइविंग संभालता है। कालेब पासपोर्ट डालता है और एडिसन एक छोटे अंतरिक्ष यात्री के खिलौने से साइन बोर्ड सजाती है, ये कहते हुए कि यह पृथ्वी की परंपरा है। लंबी सुरंग पार करने के बाद वे बाहर पहुंचते हैं। कालेब को अपने पिता की बातें याद आती हैं। वे पहली बार खुले चांद को देखते हैं और दृश्य का आनंद लेते हैं। मार्कस अपनी दिल की दवा लेता है। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल इमारत देखते हैं, जो छोड़ी हुई होने के बावजूद सुंदर लगती है। कालेब बताता है कि यह असफल चंद्र कॉलोनी का अवशेष है। यूकैरियोटिक ग्रह मिलने के बाद इंसान चांद को भूल गए और यह जगह उदास बन गई। एडिसन कहती है कि केवल 20 साल और हैं, लेकिन ऊंचे दर्जे के बच्चे होने के कारण वह सच्चाई नहीं जानती कि छोटी सी गलती भी उनके अनुबंध को बढ़ा सकती है और अगर कोई मर जाए तो उसके रिश्तेदारों को बाकी साल पूरे करने पड़ते हैं। यह एक जाल है जो परिवारों को हमेशा के लिए यहाँ बांध देता है। एडिसन पृथ्वी की कहानियां सुनाकर माहौल हल्का करती है। पेड़, नीला आसमान, समुद्र। कुछ देर बाद वे मून कार रोकते हैं, रेनकोट पहनते हैं और बाहर निकलते हैं। कम गुरुत्वाकर्षण में वे ऊंची छलांगें लगाकर खेलते हैं। वे पहली बार पृथ्वी को देखते हैं और उसके रंग देखकर हैरान होते हैं। एडिसन उन्हें बेसबॉल खेलना सिखाती है, पत्थरों और लकड़ियों से। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर बहुत दूर चला जाता है और लड़के दौड़ने की अवधारणा नहीं समझ पाते। उदास होकर एडिसन अकेले बैठ जाती है और अपने घर को। ये खतरनाक है, फिर भी डायलन उसे डरपोक कहकर साथ आने को उकसाता है। सब बारी बारी से ऊंचा उड़ते हैं। अचानक बॉनी की रस्सी टूट जाती है और वह नियंत्रण खो देता है। सब उसे बचाने उड़ते हैं, टकराते हैं और अंततः साथ मिलकर जमीन पर गिरते हैं। बहुत ऑक्सीजन खर्च हो चुकी होती है, लेकिन कालेब बताता है कि एक पुरानी जगह पर और ऑक्सीजन मिल सकती है। बॉनी डरता है क्योंकि उसने वहां भूतों की कहानियां सुनी हैं। बहस और झगड़े के बाद कालेब उन्हें याद दिलाता है कि यह उनके आखिरी पल हैं। सब सुलह कर लेते हैं।
वे पुरानी कॉलोनी में पहुंचते हैं, ऑक्सीजन और खाना पाते हैं और रात वहीं बिताते हैं। एडिसन पृथ्वी की संस्कृतियों और विश्वासों की बातें बताती है और अपने परिवार के टूटने की सच्चाई साझा करती है। अचानक संगीत बजता है और वे समझते हैं कि घर एक मुख्य कंप्यूटर से नियंत्रित है। त्याग दिए जाने का गुस्सा उन्हें सब कुछ तोड़ने पर मजबूर कर देता है, बस कंप्यूटर छोड़कर। रात में कालेब एडिसन से कहता है कि डायलन उसका सबसे अहम दोस्त है और उसके जाने के बाद वह उसका साथ दे। सुबह वे फिर मून कार में बैठते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद कार की शक्ति खत्म हो जाती है। बहस के बीच एडिसन आपात संकेत भेजती है और बताती है कि बचाव दल आने में समय लगेगा, इतना कि वे उल्कापिंड के गड्ढे तक जाकर लौट सकते हैं, और बच्चे फिर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वे फिर से रेनकोट पहनते हैं और कुछ देर चलने के बाद आखिरकार उस विशाल उल्कापिंड के गड्ढे तक पहुंच जाते हैं। कालेब को अपने पिता की याद आती है। उसने वादा किया था कि वह एक दिन इस गड्ढे को जरूर देखेगा और वह चाहता था कि उसके पिता उस पर गर्व करें। जब वे गड्ढे के अंदर झांकते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वहां एक चमकती हुई संरचना होती है, जिसके चारों ओर अजीब अजीब स्तंभ खड़े होते हैं। उन स्तंभों में से एक पर एक वाक्य खुदा होता है, अतीत कभी दूर नहीं होता। तभी जमीन पर एक दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। बच्चे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। अंदर की हवा सांस लेने लायक होती है। वे एक कमरे में पहुंचते हैं, जिसके बीच में एक काला गोल घेरा होता है और वहां केवल एक नकली पेड़ खड़ा होता है। दीवार पर परित्याग और आकाश के बारे में एक वाक्य लिखा होता है। एडिसन इस तरह के कमरे को पहचान लेती है। वह दीवारों को जोर जोर से दबाने लगती है, जब तक कि एक पैनल नहीं खुल जाता। वहां एक बटन होता है। जैसे ही वह बटन दबाती है, सफ़ेद रोशनी पूरे कमरे को ढक लेती है और अचानक वे पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। लड़के पहली बार अपने जीवन में प्रकृति देखते हैं, नीला आकाश, खुली जमीन। पैनल को खोलता है और छवि गायब हो जाती है। पैनल के नीचे उसकी मां की राख की तस्वीर और उसके माता पिता की एक तस्वीर होती है। तब कालेब को आखिरकार अपने पिता की मंशा समझ में आती है। वह तस्वीर उठाता है और अपने पिता की राख को अपनी मां की राख के साथ रख देता है। कालेब बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वह अभी भी चांद छोड़ना नहीं चाहता। यही उसका असली घर है। लेकिन तभी अचानक मार्कस गिर पड़ता है। उसे तकलीफ होती है क्योंकि अंधेरे में उसका रक्तचाप गिर जाता है। सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं ताकि वह दवा ले सके। जैसे ही वे बाहर आते हैं, उल्का वर्षा शुरू हो चुकी होती है। बॉनी डर जाता है, लेकिन कालेब उसे रुकने नहीं देता। सब उल्काओं से बचते हुए मार्कस को उठाकर दौड़ने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में वे मून कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक उल्का एडिसन के बहुत पास गिरती है और वह गिर पड़ता है। उसे एक चट्टान के पीछे छिपना पड़ता है। जब बच्चों को पता चलता है कि वह पीछे रह गया है, तो बॉनी मून कार के पास रुककर मार्कस को दवा देता है और कालेब व डायलन एडिसन को बचाने लौटते हैं। जब वे एडिसन को ढूंढ लेते हैं, तभी एक उल्का डायलन से टकराती है और वह बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से युहांक के घर से मिली मरम्मत गन से वे डायलन के हेलमेट की दरार बंद कर देते हैं और फिर दौड़ने लगते हैं। एक उल्का फिर बहुत पास गिरती है और कालेब डायलन के साथ गिर जाता है, लेकिन एडिसन उसे संभालकर उठने में मदद करती है। वे किसी तरह सुरक्षित मून कार तक पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य से कार की खिड़की भी उल्का से टूट चुकी होती है। अब उनके पास केवल युहांक के घर से बची हुई ऑक्सीजन ही होती है। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी उल्का वर्षा में कोई भी बचाने नहीं आएगा। बच्चे सो जाते हैं, यह मानकर कि ऑक्सीजन खत्म होने पर वे सब साथ मर जाएंगे। कुछ मिनट बाद बेहोशी से पहले डायलन जागता है। वह और कालेब के जाने की सच्चाई को समय बाद कालेब जागता है और दुख के साथ महसूस करता है कि उसे ओमनिशिया ग्रह भेज दिया गया है। उसे अपने दोस्तों को अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। अपने बैग में उसे माता पिता की तस्वीर और एडिसन की गुड़िया मिलती है। एक नर्स उसे एक डिजिटल प्लेयर देती है, क्योंकि पिछले 75 सालों से उसके दोस्त उसे संदेश भेजते रहे थे। कालेब सब संदेश एक साथ नहीं सुन पाता, लेकिन उसे उनके जीवन के बारे में पता चलता है। मार्कस ने एक बेसबॉल टीम बनाई, एडिसन ने खनिकों की अनुबंध शर्तें सुधारने के लिए हड़ताल शुरू की और वे सफल रहे। बॉनी एक बड़े पद तक पहुंचा। डायलन और एडिसन ने शादी की, उनका एक बच्चा हुआ और फिर एक पोता भी। अपने दोस्तों की उम्र बढ़ती आवाज़ें सुनकर कालेब न तो पूरी तरह दुखी होता है, न खुश, क्योंकि वे उसके बिना बड़े हुए थे।